नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का शख्सियत में। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी। आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हैं राजस्थान राज्य विप्र बोर्ड के अध्यक्ष महेश शर्मा जी। महेश जी, बहुत स्वागत है आपका। ब्राह्मण संगठन बहुत लंबे वक्त से ये मांग कर रहा था कि विप्र बोर्ड बनना चाहिए, जिससे दूसरे बोर्ड है। देरी से ही सही, लेकिन फैसला हुआ। अब उम्मीदें भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं इस बोर्ड से, और जबकि पहली बार बोर्ड बना, पहले अध्यक्ष आप हैं, तो आपसे भी उम्मीदें हैं। देखिए, ब्राह्मण समाज की काफ़ी वर्षों से मांग चल रही थी कि ब्राह्मणों के उत्थान के लिए, कल्याण के लिए, उनकी भावी योजनाएं बनाने के लिए ऐसी कोई सरकारी मशीनरी का बनाई जाए कि जो कि सरकार और समाज के बीच में सेतु का काम कर सके। उसके लिए हमने कुछ संगठनों, विभिन्न संगठनों, दोनों पार्टियों से आकर के चुनाव से पहले, क्योंकि आपको पता है चुनाव के अंदर सब पार्टियां अपने अपने मैनिफेस्टो की घोषणा करती हैं, तो ब्राह्मण समाज के लोग दोनों पार्टियों में मिले। उस समय तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे सचिन पायलट साहब। उनसे ब्राह्मण संगठन के बहुत सारे लोग मिले। उन्होंने इसको मैनिफेस्टो में वादा किया कि हमारी सरकार बनेगी तो हम विप्र समाज के कल्याण के लिए, उत्थान के लिए एक बोर्ड बनाएंगे सरकारी स्तर पे। और उसका फ़ायदा ये हुआ कि विप्र समाज ने खूब भरपूर आशीर्वाद दिया और कांग्रेस की राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी। विप्र कल्याण बोर्ड क्योंकि बहुप्रतीक्षित था, इंतजार भी लंबा था, मैनिफेस्टो में भी शामिल था, इसलिए बना भी दिया गया। ये काम कैसे करता है और कैसे सरकार और ब्राह्मण समाज के बीच में ये पुल का काम करता है? देखिए श्वेता जी, इसमें जिसका नाम ही कल्याण बोर्ड है, विप्र समाज की कल्याण के लिए जो बोर्ड बना है, पहली बार बोर्ड बना, तो इसमें कुछ चुनौतियाँ थी जो मुझे प्रथम अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली। पहली बार कोई भी चीज़ बनती है तो उसके लिए थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ता है और कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो उसके लिए हमने सामूहिक रूप से, मैंने, मेरे मेंबर्स ने मिलकर के प्रयास चालू किए और हमने समाज का विश्वास जीता। पूरे राज्य के हमने दौरे चालू किए। हमने समाज की क्या अपेक्षाएँ हैं, समाज क्या चाहता है, समाज के क्या सुझाव है, उनको लेकर के अपनी भावी कार्य योजना बनाई। उसके लिए हमने राज्य के विभिन्न जिलों के अंदर लगभग मेरा ख्याल है 28-29 जिलों का हमने दौरा किया। कई जिले ऐसे जिनमें 5-5, 6-6 बार भी हमने दौरे किए और वहाँ सबसे उनकी बातें सुनी, अपेक्षाएं जानी। जो हमें अधिसूचना के अंदर जो हमें कुछ बिंदु दिए गए थे, तय किए गए थे, उन बिंदुओं के फॉर्मेट में हमने उनको तय करके और एक कार्य योजना के रूप में हमने काम चालू किया। उसके तहत हमने सबसे पहला बच्चों की शिक्षा, कोई भी समाज उन्नत समाज जब होगा कि वो शिक्षा के क्षेत्र में उन्नत हो। तो हमने सबसे पहले शैक्षणिक क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र के अंदर, पंडितों की, पुजारियों की, काफ़ी विप्र समाज का क्योंकि काम ही पूजा पाठ कर्म पद्धति है, तो उन सबको समावेश करके योजनाएं बनाई और हम आगे बढ़ने लगे। उसमें हमने अपनी पहली बोर्ड मीटिंग में हमने निर्णय किया कि हम बच्चों के लिए जो ये योजना बना रहे हैं, इसके अंदर हम EWS, क्योंकि 2019 में चालू हुआ, उसके तहत कुछ चीज़ें ऐसी थी, उसमें कुछ संवैधानिक परेशानियां थी, कुछ उसके अंदर संशोधनों की ज़रूरत थी। तो सबसे पहले हमने उन संशोधनों में काम चालू किया। जो छोटे छोटे टारगेट्स थे उनको अचीव करने की काम। आपने देखा हो, EWS सर्टिफिकेट पहले 3 साल के लिए बनता था। उस EWS को हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के पास प्रस्ताव लेके गए, बोर्ड में पास करके, और उसको हमने 1 साल के लिए OBC की तर्ज पे 1 साल के लिए कराया। ये EWS का आप बात कर रहे हैं, विसंगतियां इसमें थी और इस पर काम करेंगे, उस पर सुधार के लिए आपने बात भी कही थी। तो क्या पूरी तरह से हो चुका है जो उसमें चाहिए था, या अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको लगता है ऐड ऑन होनी चाहिए? नहीं, कुछ चीज़ें तो हमने चालू कर दी। जैसे उसका सर्टिफिकेट का 1 साल का कर दिया। दूसरा, हमने EWS में जो बच्चियां हैं उनके लिए 7 संभागों पे हमने बालिका छात्रावास खुलवाई दिए, उनको सैंक्शन कराया और 7 संभागों पे इसी शिक्षा सत्र से बालिका छात्रावास चालू भी हो गए। ये एक विप्र कल्याण बोर्ड बनने के बाद एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो हमारी पाइपलाइन में, हमने एक प्रस्ताव बना करके राज्य सरकार को भेजा है। कुछ बच्चियां हैं, शादीशुदा महिलाएं हैं, उनके साथ एक EWS में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। उनके साथ उनके पिता और पति की दोनों की आय शामिल की जाती है। उससे वो लगभग राजस्थान में 50,000 बच्चियां EWS का फ़ायदा लेने से वंचित है। तो हमने उनको प्रस्ताव पास करके राज्य सरकार को भेजा कि इनके अंदर केवल, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट में एक शादी होने के बाद बच्ची की एक अलग यूनिट हो जाती है, तो हमने कहा भाई पिता की नाम इसमें विलोपित करके केवल पति का नाम रखा जाए। तो उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे
पत्र के माध्यम से अवगत भी कराया है कि हमने उस पर प्रक्रिया चालू कर दी और सामाजिक कल्याण विभाग के जो सेक्रेटरी हैं उनकी अध्यक्षता में कमेटी इस पर काम करी, तो जल्दी ये भी बहुत बड़ा फैसला होने वाला है। विप्र बोर्ड का गठन भी इसलिए किया गया कि विप्र समाज का उत्थान किया जा सके, लेकिन आपको नहीं लगता है कि ये फैसला कुछ और पहले अगर हो जाता तो कुछ ज़्यादा वक्त मिलता इस समाज के लिए और काम करने के लिए इस बोर्ड को? देखिए, जो टाइम मिला उसी फ्रेम में हमें काम करने का मौका मिल रहा है। हम कोशिश करेंगे ज़्यादा मेहनत करें। अच्छा होता कि और टाइम पहले हमें मौका मिलता तो अच्छा होता कि हम और भी ज़्यादा लोग बागों जुड़ करके काम कर सकते थे, परंतु जो टाइम मिला उसमें मैं आपके माध्यम से राजस्थान के संपूर्ण विप्र समाज को आश्वस्त करना चाहता हूँ। उसमें हम जो उनके लिए जितना हो सकेगा, बढ़िया से बढ़िया हो सकेगा, वो ऐसी भावी योजनाएं बनाएंगे जो वर्तमान ही नहीं भविष्य के जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए भी काम कारगर साबित हो सके। अच्छा, जिम्मेदारियां और ज़्यादा बढ़ जाती हैं जब पहला कोई अध्यक्ष बनता है तो, क्योंकि उसके लिए हर चीज़ नई होती है, पहले से कुछ चीज़ किए कोई काम किए नहीं होते। ऐसे में उम्मीदें आपसे भी बहुत ज़्यादा हैं समाज की। क्या कुछ और अहम फैसले अगर इन 8 महीनों की बात की जाए लिए गए ताकि ये बोर्ड मजबूत हो सके, समाज मजबूत हो सके? देखिए, जैसे मैंने आपको EWS का बताया, कुछ पुजारियों की समस्याएं आ रही हैं कि जो पुजारी वर्ग है उसकी आपने देखते होंगे आजकल कि उनकी भूमि माफ़ी की ज़मीन थी, मंदिर माफ़ी की ज़मीन थी, उसको लेके कई बार झगड़े फसाद हो जाते हैं, हत्याएं हो जाती है। तो वो एक 1991 में एक संशोधन आया था राज्य सरकार का, उसमें मंदिर का नाम के साथ पुजारी का नाम हटा दिया गया था। अब उसके बाद विभिन्न राज्य सरकारें आई, कभी कांग्रेस की रही, कभी भाजपा की रही, सब राज्य सरकारों ने कुछ नियम कानून बनाए, परंतु लागू नहीं हो रहे थे, और वो लागू नहीं होने से ये आज वर्ग संघर्ष की स्थिति पुजारियों के साथ हो रही थी। हमने इसके अंदर पहल करते हुए पुजारी का हर तहसील पे रजिस्टर का संधारण का काम कराना चालू किया, जिससे उस पुजारी का नाम इंगित रहे, तो कोई उसको उसके हक से कोई उसको हटा नहीं सके, उसको उसके भूमि के उपयोग से उपभोग से कोई हटा नहीं सके। तो हमने वो काम चालू किया। बिल्कुल, और मंदिरों को आर्थिक मजबूती देने के लिए भी कुछ किया जा रहा है इसके लिए? देखो, हमारे को जो विप्र कल्याण बोर्ड बना श्वेता जी, सबसे पहला हमारे उद्देश्यों में था कि विप्र समाज ही नहीं, जो भी पुजारी है, सेवादार है, ट्रस्ट का मंदिर हो, सार्वजनिक हो, सरकारी हो, प्राइवेट हो, उनके सबके आर्थिक उन्नयन के लिए हमें कोई पैकेज बना के राज्य सरकार को देना है। लागू करने का काम राज्य सरकार का होता है। तो हमने उसमें पुजारी के अंदर जो पुजारी शब्द है उसके अंदर ज़्यादातर आप देखेंगे ब्राह्मण समाज से पुजारी नहीं है, उसमें OBC वर्ग के भी हैं, उसमें गुर्जर जाति के भी है, उसमें राजपूत जाति के भी पुजारी है। सभी पुजारियों के लिए हम सर्वे करवा रहे हैं, लोग बागों से चर्चा कर रहे हैं, और सभी पुजारियों के लिए जिनके लिए कोई मानदेय अभी मिल रहा है तो उसको कैसे बढ़ोतरी हो, कितना बढ़ोतरी हो, जिनको कुछ नहीं मिल रहा उन मंदिरों के लिए हम अलग से व्यवस्था कर रहे हैं। जिन मंदिरों के ट्रस्ट बने हुए हैं उन ट्रस्टों के लिए हम ट्रस्ट वालों से बात करें, मंदिर प्रबंधन कमेटियों से, आपके माध्यम से सबको आश्वस्त करना चाहता हूँ। पुजारी जो है किसी जाति का नहीं, पुजारी है, उसके लिए हम सबके लिए पैकेज बनाते हैं। अच्छा, उसमें कोई जाति और वो उसका पुजारी नहीं है, पुजारी है, यानी पुजारी के लिए जो भी नियम बनेंगे वो सभी के लिए आज बनेंगे। आपको एक बात और बताऊँ कि केवल 100 पुजारी है, उसमें से 30 ही ब्राह्मण है, बाकी 65-70% दूसरी कास्ट के हैं। तो पुजारी जो शब्द आ गया, हमें पुजारी की जिम्मेदारी दी गई। तो पुजारी के लिए सब जो भी सेवा पूजा करते हैं, मंदिर से जुड़े हैं, जो उसके सेवा कार्य में जुड़े हैं, उन सब के लिए हम पैकेज बनाकर सरकार को देते हैं। महेश जी, अध्यक्ष बनने के बाद आपने एक बात कही थी कि विभिन्न संगठनों से सुझाव लेंगे और उसके बाद उस पर काम किया जाएगा। किसी तरह के सुझाव आए, कितने सुझाव आए, कैसे उसको अमल में लाया जा रहा है? देखिए श्वेता जी, हमने जब मैं अध्यक्ष हूँ, मेरी एक सोच लिमिटेड हो सकती है। मैं एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हूँ तो मेरी पार्टी की सोच एक हो सकती है। मेरे साथ 5 मेंबर बना दिए, एक उपाध्यक्ष बना दिया, हमारी सोच लिमिटेड हो सकती है। इस समाज की सेवा करने के लिए बहुत बड़ी सोच के साथ हमें काम करना पड़ेगा और समाज के हर वर्ग को हमें साथ लेके चलना पड़ेगा। उसके लिए हमने तय किया कि हम सार्वजनिक रूप से हमने अखबारों में विज्ञापन प्रकाशित करा के सबके सुझाव मांगे, उनकी अपेक्षाएं क्या हैं, इस बोर्ड के माध्यम से क्या क्या काम होने चाहिए। वो सारे सुझाव हमारे पास आए और हजारों ईमेल आई और हजारों ही हमारे पास बाई पोस्ट सुझाव आए। उन सुझावों को लेकर के हम और अपनी जो भावी नीतियां हैं, भावी योजनाएं वो बना रहे। दूसरा हमने इसमें ये और किया कि बोर्ड में हम 5 आदमी हैं, वो क्योंकि समाज में अलग अलग वर्ग के विशेषज्ञ होते हैं,
तो हमने एक बोर्ड के लिए सलाहकार समिति भी बनाई है। वो सुबह शाम में हम उसकी घोषणा कर रहे हैं, क्योंकि उसमें बहुत लंबी चौड़ी चर्चा करनी पड़ी। जो एक्सपर्ट है, विशेषज्ञ हैं, उन्हीं को लिया उसमें। तो अलग अलग क्षेत्रों से हमने करीब 15-16 क्षेत्रों से हमने विशेषज्ञ लेकर के कमेटी बनाई है, जिससे वो अपने राय दे और बोर्ड उसके हिसाब से अपनी आगे की नीतियाँ बनाए। बिल्कुल। और एक अहम समस्या बेरोजगारी को लेकर है, और अगर जब हम ब्राह्मण समाज की बात करते हैं, विप्र समाज की बात करते हैं, तो उन युवाओं के लिए तो और ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि किसी तरह के कोई आपके लिए कुछ आरक्षण नहीं है, आपके लिए कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है। इसके लिए भी क्या कोई योजना है युवाओं के लिए कि विप्र कल्याण बोर्ड उनके कल्याण के लिए कुछ कर रहा हो कि रोजगार मिल सके? और सबसे पहले तो हमने जो युवाओं को जो नौकरी में जाने वाले हैं, उनके लिए सरकारी जो सिस्टम थे, उसमें जो आपको अभी मैंने बताया कि हमने EWS में 3 साल की जगह 1 साल कराया। EWS में एक प्रोविज़न था कि जो नौकरी के लिए फॉर्म भरेगा, जितने भी आरक्षित वर्ग हैं, उन आरक्षित वर्ग को सबको 45% पे मिनिमम क्वालिफिकेशन पे वो अपनी नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं, शिक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। और जनरल हैं वो कर सकते हैं 50% पे। तो परंतु EWS को आरक्षित श्रेणी का मानने के बावजूद भी उसको 50% की श्रेणी में रखा जा रहा था। तो केवल रीट्रीट के एग्ज़ाम से उसी में 5% का जो ये था फर्क, उसी में 1.5 लाख बच्चे प्रभावित हो रहे थे। जब ये बात मुझे पता चली कि एक केवल रीट्रीट में 1.5 लाख बच्चे प्रभावित हो रहे जो कि नौकरी से जुड़ा हुआ है, तो सबसे पहले हमने प्रस्ताव लिया। हम हर प्रस्ताव बोर्ड से पास करा के राज्य सरकार को भेजते हैं, हमारा जो प्रशासनिक विभाग, समाज कल्याण विभाग, उसके थ्रू। तो हमने राज्य सरकार को भेजा, वो DOP में वो चल रहा है, उसमें हम 5% की रिलैक्सेशन हमें मिल रही है। तो 5% में करिए, आपको मैंने बताया ना केवल रीट में 1.5 लाख बच्चे। तो सबसे पहले तो बच्चों को रोजगार के लिए जो भी उनको प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना ये आपकी प्रायोरिटी में, प्राथमिकता में है कि इसको लेकर बिल्कुल ये बोर्ड लगा हुआ है। दूसरा, हम बच्चों को, क्योंकि ब्राह्मण समाज के बच्चे कर्मकांड से जुड़े हुए हैं और ये क्षेत्र भी सारा कर्मकांड से जुड़ा है, शिक्षा से, साहित्य से। तो हम बच्चों के लिए एक छोटे छोटे प्रोफेशनल कोर्स डेवलप करा रहे हैं। अभी मैंने संस्कृत अकादमी के साथ भी टाई अप किया है और राजस्थान संस्कृत यूनिवर्सिटी के साथ भी हमने बैठ करके तीनों ने मिल करके एक एग्रीमेंट बना रहे हैं। हम उसके तहत एक ऐसे कोर्स बना रहे हैं जो 3 महीने का हो, 6 महीने का हो प्रोफेशनल कोर्स, और डिग्री का हो, 3 साल का हो। ऐसे कोर्स बना रहे हैं जो सेवा, पूजा, वास्तु, ऐसे जो बच्चे उसमें पढ़ के तैयार होकर हमारा सर्टिफिकेट ले करके और वो अपना खुद का जीविकोपार्जन कर सकते हैं, प्राइवेट जॉब में भी जा सकते हैं। बिल्कुल महेश जी, बिल्कुल चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे, क्योंकि बेहद अहम है। बोर्ड बनाया गया, अध्यक्ष आपको बनाया गया, उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं, और इन 8 महीनों में भी क्या कुछ किया गया, आगे के क्या लक्ष्य, इस पर भी बातचीत करेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे इस ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। शख्सियत में हमारे साथ राजस्थान राज्य विप्र कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष महेश शर्मा जी लगातार बने हुए। महेश जी, एक बार फिर आपका स्वागत है। हमने ब्रेक में जाने से पहले बात भी हम कर रहे थे, जैसे कि आपने कहा मंदिर माफी की ज़मीन हो, इस तरह के जो मामले आते हैं उस पर भी फोकस है, पुजारियों को लेकर काम किया जा रहा है। लेकिन राज्य में कई जगह से जो खबरें और तस्वीरें आती हैं कि पंडितों पर हमले को लेकर, क्या उस पर भी कोई एक्शन लिया जा रहा है ताकि वो भी सुरक्षित रहें, ये सारी घटनाएं ना हो? बिल्कुल। सबसे पहला तो हम ये चाहते हैं कि ये घटनाएं जो घटित हो रही हैं, इसका मूल कारण क्या है। मूल कारण अभी जैसे मैंने आपको बताया कि मूल कारण में जाएंगे तो पहले मंदिर की माफी की ज़मीन थी, उस पे उसका पुजारी का भी नाम होता था मंदिर के साथ साथ। परंतु 1991 में तत्कालीन भैरव सिंह जी की सरकार ने, उनके संज्ञान में कुछ चीज़ आई होगी तो उन्होंने पुजारी का नाम विलोपित कर दिया, हटा दिया। उस पुजारी का नाम हटाने से क्या हुआ कि अब उसका अधिकार नहीं मानते, उससे लेकर के घटनाएं घटी। तो ये जो तत्कालीन व्यवस्थाएं हैं, किसी के साथ घटना हो जाती है उसके लिए हम संज्ञान में लेते हैं, पुलिस प्रशासन को कहते हैं, बोर्ड के माध्यम से निर्देशित करते हैं, किसी का कब्जा हो गया वो हटाते हैं। ये तो एक तत्कालिक व्यवस्था है। इसके लिए परमानेंट सॉल्यूशन हम ये निकाल रहे हैं। हम राज्य सरकार को प्रस्ताव दे रहे हैं बोर्ड के माध्यम से। हम ये कहते हैं कि उस पुजारी बेच नहीं सके ऐसी व्यवस्था कर दो, उसको गिरवी नहीं रख सके, परंतु उससे अपने जिस उद्देश्य के लिए उसको ज़मीन दी थी, मंदिर माफी की ज़मीन थी, उससे वो आपका और ठाकुर जी का जीविकोपार्जन कर सके,
उसके लिए आप उसका नाम वापस जो 91 की स्थिति थी, एक अलग से रेवेन्यू रिकॉर्ड में उसका नाम दर्ज कर दो। बेच नहीं सकेगा वो, सरकार का ये था सोच उसका नाम हटाने के टाइम कि वो बेच नहीं सके, रहन नहीं रख सके, परंतु उससे अपना जीविकोपार्जन कर सके और ठाकुर जी की सेवा के लिए जो भी उसको है वो काम कर सके। तो हम ये चाहते हैं, हम प्रस्ताव दे रहे हैं कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में एक अलग से उसका नाम इंदिराज हो जाए उस पुजारी परिवार का। उसके लिए सरकार ने कुछ दिशा निर्देश भी दिए हैं। इसके तहत अभी हमने कहा भी है कि हम पुजारी हर तहसील में राज्य सरकार ने पुजारी रजिस्ट्रों का संधारण करा दिया, वो पुजारी रजिस्टर रखे हैं, अब उसको हम ऑनलाइन की व्यवस्था करवा रहे हैं। कहते भी कि लोकतंत्र में भीड़ की आवाज़ सुनी जाती है और कई समाज ऐसे हैं जो वक्त वक्त में अपनी एकता दिखाते रहते हैं, लेकिन ब्राह्मण समाज हमेशा बिखरा बिखरा सा रहता है, थोड़ा बिखराव रहता है। इन्हें एकजुट करने के लिए विप्र बोर्ड कैसे काम कर रहा है? देखिए, सबसे पहले किसी समाज में विश्वास कायम करना पड़ता है, सरकार का भी हो और जिसको जिम्मेदारी दी है उसको भी अपना विश्वास समाज के अंदर कायम करना पड़ेगा। उसके लिए मैंने लगभग 28-29 जिलों का दौरा किया है, सबसे जा रहे हैं, पूछ रहे हैं और उनसे बातचीत करके उनकी समस्याएं सुन रहे हैं, उनको विश्वास दिला रहे हैं हम ये काम कर रहा है, बोर्ड ये काम कर रहा है, अब आप हमारे साथ जुड़ो, हमें कोई बात हो हमें बताओ। उसी के तहत अभी हमने राज्य सरकार को प्रस्ताव दे रखा है, जल्दी उसमें भी उसकी परमिशन मिल जाएगी। हम हर जिले में जाके जिला स्तर पर, संभाग स्तर पर और प्रदेश स्तर पर एक सम्मेलन करेंगे। विप्र समाज के जो प्रमुख जिले के प्रमुख लोग हैं, अलग अलग वर्गों के लोग हैं, अलग अलग उपजातियों के लोग हैं, धर्माचार्य है, शिक्षाविद है, कोई ब्यूरोक्रेट्स हैं जो ये संगठन चलाते हैं, हमारे सामाजिक संगठन, इनको लेके दिन भर का एक कॉन्क्लेव रखेंगे और उनसे बात सुनेंगे हम क्या कर रहे हैं, वो उनको समझाएंगे। तो ऐसे एक विश्वास पैदा करके और संगठित करने की ओर प्रयास कर रहे हैं। और एक अहम बात ये भी हो जाती है कि ठीक है, आप बोर्ड बनाया गया, आपको अध्यक्ष बनाया गया, 8 महीने में बहुत काम किया और आप लोग क्योंकि जानते हैं कि अगले साल चुनाव है तो वक्त कम है लेकिन काम बहुत ज़्यादा करना है। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि ठीक है, देरी से ही सही बोर्ड बनाया गया, बोर्ड बनाने का उद्देश्य क्या था? क्योंकि एक तरह से वोट बैंक के तौर पर भी इसे देखा जाता है। ब्राह्मण समाज हमेशा अपने आप को अलग थलग पाता है कि किसी भी पार्टी या किसी भी सरकार में उतनी प्राथमिकता में नहीं रहती। इस सरकार ने किस उस उद्देश्य से प्रायोरिटी में लिया, बोर्ड बनाया और आपको क्या लगता है इससे क्या फ़ायदा होगा? देखिए, हर समाज ये चाहता है कि हमारे समाज को राजनीतिक रूप से संरक्षण मिले, हमारे समाज के लिए कोई योजनाएं बने और बन भी रही है, चल भी रही है, कई समाजों की चल रही। इसी के पीछे विप्र कल्याण बोर्ड बनाने के पीछे सरकार की ये मंशा थी। ब्राह्मण्स को हमेशा कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता हूँ, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ब्राह्मणों को आगे रख करके राजनीति की। आप ये देखिए, जब 160 विधानसभा में सीटें थीं उस समय भी हमारे पास 65-66 विधायक ब्राह्मण समाज से चुन के आते थे। आज 17-18 के बीच में हम घूम रहे हैं। तो ये समाज को भी के सामने यक्ष प्रश्न है कि हमें एकजुट होना पड़ेगा और जो दे रहा है उसका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। 4 मुख्यमंत्री केवल कांग्रेस पार्टी है जिसने राजस्थान में 4 मुख्यमंत्री दिए। जो अभी वर्तमान सरकार चल रही है इसके अंदर भी हमारे 4 कैबिनेट मंत्री हैं। 4 पिछली भाजपा सरकार थी उसमें आधे टाइम के लिए आधा कैबिनेट मंत्री थे, 2.5 साल के लिए। तो कौन दे रहा है ये सब समाज सब जानता है, कौन उनके हितों की रक्षा कर रहा है। अभी भी हम जो बोर्ड निगम के चेयरमैन बनाए, 11-12 चेयरमैन वाइस चेयरमैन के पदों पे हम ब्राह्मण समाज के लोगों को, युवाओं को मौका मिला है। तो अब समाज में भी जागृति आ रही है कि कैसे कौन आपका ध्यान रखना है, कौन किसके माध्यम से हमें आगे हमारी राजनीति में, हमारे भविष्य के युवाओं के लिए, हमारे जो भविष्य है उसके लिए कौन हमारी पहल कर रहा है। तो वो सब उसी के तहत, राजनीति के तहत चल रहा है। बिल्कुल महेश जी, अब अगर आपकी बात करें तो राजनीति में आपका आना कैसे हुआ है, कैसे शुरुआत हुई और आज आप खुद को कहाँ पाते हैं? अभी कौन से ऐसे लक्ष्य हैं जिसे पाना बाकी है? देखिए, राजनीति में बचपन से एक ऐसा था कि हम सेवा करें, सेवा के माध्यम से जनता से जुड़ें। तो मैं 85-86 की बात, बहुत कम उम्र थी और उस समय मैं शहर के अंदर, जयपुर शहर में रहता था। तो जब चुनाव होते थे तो हमें बड़े नेता कहते, बेटा पर्चियाँ भरो। पहले हाथ से पर्चियाँ भरती थी, वोटर पर्चियाँ, वो पहुंचाने जाते थे, घर घर पहुंचाते थे। तो एक धीरे 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 जुड़ाव हुआ। फिर हम युवा कांग्रेस के माध्यम से, हम ब्लॉक से हमने राजनीति चालू की, युवा कांग्रेस के माध्यम से हमने सेवा करी। फिर जिला कांग्रेस में हमें लिया, हमारे काम को देख करके। NSUI में मैं जिला का महामंत्री रहा। फिर मुझे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी में उद्योग व्यापार प्रकोष्ठ में मुझे काम करने का सौभाग्य मिला। और 2011 के अंदर
मैं राजस्थान राज्य बुनकर संघ का इलेक्टेड अध्यक्ष बना और मैंने 2011 से 16 तक वहाँ राजस्थान के पूरे संपूर्ण राजस्थान के बुनकरों की, हस्तशिल्पियों की सेवा की। और आपके माध्यम से मैं बताऊँ, मैंने एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना मेरे टाइम में, उस समय बुनकर संघ में मैंने चालू कराई थी। साड़ी कंबल योजना, आपने नाम सुना हो। पिछली कांग्रेस की सरकार ने प्रत्येक बीपीएल परिवार को, 45 लाख बीपीएल परिवार को एक एक साड़ी, एक एक कंबल दी थी, जिससे कि गरीब बुनकरों को रोजगार मिले और बीपीएल परिवारों को संबल मिले। वो योजना मेरी बनाई हुई थी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको लागू किया और हर घर घर तक साड़ी कंबल पहुंचाए थे। तो ऐसे हमने शुरुआत की। फिर 2014 में जब राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सचिन पायलट साहब अध्यक्ष बने, तो उन्होंने मुझे, मैं वहाँ उस समय प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सहयोगी के रूप में काम करता था, क्योंकि मैं जुड़ा हुआ था कांग्रेस पार्टी, पद नहीं था मेरे पास, तो उनके साथ मैं जुड़ा, काम करता रहा। उन्होंने मुझे अपनी कार्यकारिणी में बतौर महासचिव जिम्मेदारी दी और प्रभारी महासचिव के रूप में मैंने काम किया। फिर वो पद अपग्रेड होकर के राजस्थान में पहली बार संगठन महासचिव का पद बना कांग्रेस पार्टी में। प्रदेश में भी बना, देश में भी बना, हर जिले ब्लॉक तक बना। तो प्रदेश के प्रथम संगठन महामंत्री की मुझे जिम्मेदारी दी गई। उसमें मैंने 2014 का लोकसभा चुनाव, 2018 का विधानसभा चुनाव, 19 का लोकसभा चुनाव, इन दोनों में भी मैंने पूरी तन मन के साथ, यानी जिम्मेदारियां अलग अलग देती गई और इस तरह से आपका सफर आगे चलता रहा। सचिन पायलट का आपने जिक्र किया, सचिन पायलट के करीबियों में आप माने जाते हैं, उनकी कोर टीम के आप मेंबर हैं, बहुत घनिष्ठ माने जाते हैं। और जैसा कि आपने जिक्र भी किया कि जब वो पीसीसी चीफ थे उस वक्त भी आप संगठन में अहम पद पर थे। आज की जो स्थिति है कांग्रेस की, या हम बोले सत्ता संगठन के तालमेल को लेकर देखा जाए और उस वक्त में जब आप लोग काम कर रहे थे, कितना अंतर आप पाते हैं? मौजूदा जो स्थितियां बनी हैं राजनीतिक तौर पर, उस पर भी क्या कहेंगे? देखिए, उस समय हम 21 सीट पर थे जब हम लोग काम कर रहे थे। प्रदेश में केवल कांग्रेस पार्टी के 21 मेंबर्स थे। उस समय हमने पूरे प्रदेश के अंदर खूब यात्राएं की, कई बार जेल गए, लाठी डंडे खाए, पैदल गए, जगह जगह गोष्ठियाँ करी, संगोष्ठियाँ की। एक माहौल हमने, वातावरण तैयार किया सचिन पायलट जी के नेतृत्व में। और हर आदमी, जहाँ जहाँ जो भी संगठन के पदाधिकारी थे, वो कोई जयपुर में बैठा है, कोई उदयपुर में बैठा है, कोई कोटा में बैठा है, हर आदमी ने अपनी उसकी जो महत्वपूर्ण भूमिका थी वो निश्चित रूप से निभाई। और हमने एक ऐसा माहौल तैयार किया है, राजस्थान में कांग्रेस जन में विश्वास हुआ कि हमारे साथ कोई टीम है, हमारा लीडर है। और वो एक सामूहिक प्रयास के तहत पार्टी सरकार में आई। तो वो मेहनत जो थी, वो कई बार क्या होता है, जब सरकार और संगठन, विपक्ष में संगठन की भूमिका ज़्यादा हो जाती है और सरकार आती है तो सरकार की भूमिका ज़्यादा हो जाती है, अपेक्षाएं बढ़ जाती है, क्योंकि सरकार कोई भी चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकती है। तो अब सरकार की भूमिका। लेकिन ये जो कांग्रेस के अंदर गतिरोध वाली बात है, विधायकों की नाराजगी और ये सब जो चल रहा है, इसे लेकर क्या आप कहेंगे? क्योंकि प्रदेश की जनता भी देख रही है और ऐसे वक्त पर जब अगले साल ही विधानसभा चुनाव है। यही राजनीति है, नहीं तो रामनीति हो जाए, रामनीति हो जाए, यही राजनीति है। हर आदमी सेवा के माध्यम से लोगों को सेवा करना चाहता है। यूथ किसको चाहता है? अनुभव के साथ यूथ और राजस्थान की जनता की जो विजन, राजस्थान को कहाँ लेकर के जाएंगे, राजस्थान कहाँ होना चाहिए, आज वर्तमान ही नहीं भविष्य कैसे बने, तो उन सब चीज़ों के साथ लेकर के ये चल रहा है। और ये तो छोटी मोटी चीज़ें हैं, चलती रहती। हम सब आला कमान के साथ हैं, आला कमान के निर्देशानुसार काम करते हैं। कितनी उम्मीद है 2023 विधानसभा चुनाव से? 2023 का क्या? अगर जीत की उम्मीद कर रहे हैं तो उसकी वजह क्या? देखिए, जो हमारे काम हैं, क्रियाकलाप हैं, हमारी जो योजनाएं हैं, हमारे जो लीडर्स हैं, सबसे बड़ी बात हमारे जो लीडर्स हैं, उन लीडर्स पे पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भरोसा है। सब मिलके ऐसा माहौल बनेगा, आप देखिए कि ये ब्रेक टूटेगा, जो वन बाई वन जो आ रहा है इस बार, बिल्कुल ये इस बार हम वापस 2023 में सामूहिक रूप से चुनाव लड़ेंगे, सबके सामूहिक प्रयास से वापस सत्ता में आएंगे। चलिए ठीक है, ये आपका कॉन्फिडेंस है। लेकिन क्या प्रदेश की जनता विप्र बोर्ड के जो मौजूदा अध्यक्ष है महेश शर्मा जी, उनको विधानसभा में देखेगी भविष्य में? देखिए, अभी तक मैंने कभी अपना बायोडाटा नहीं बनाया। मुझे जो संगठन ने जिम्मेदारी दी, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उस पर खरा उतरूँ। मुझे चाहे प्रदेश में संगठन महामंत्री बनाया हो, अभी इस बोर्ड की जिम्मेदारी दी,
मैंने लगभग 1 लाख किलोमीटर की यात्राएं बाय रोड कर ली। लेकिन ये तो जिम्मेदारी दी गई, लेकिन महेश शर्मा क्या चाहते हैं? क्या चुनाव लड़ने की इच्छा है उनकी? ये राजनीति एक खुद की भी इच्छा होती है। नहीं, राजनीति में हमेशा एक बात ध्यान रखें, जो भी राजनीति करना चाहता है, सक्रिय राजनीति करना चाहता है, वो चुनाव के माध्यम से राजनीति के अंदर ज़्यादा सक्सेस होता है। ये टूल हो सकते हैं, हम महामंत्री, मंत्री, ये टूल हो सकते हैं, परंतु चुनावी राजनीति से ही बिल्कुल ज़्यादा सेवा का अवसर उसमें मिलता है। अब संगठन क्या जिम्मेदारी देता, आगे क्या डेस्टिनी में लिखा हुआ, वो सब ईश्वर जाने। लेकिन ऐसे सुनने में आया कि मालवीय नगर से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो क्या अगर आपको टिकट मिलती है और आपको चुना जाता है तो उसके लिए आप तैयार हैं? बिल्कुल, निश्चित रूप से तैयार हैं। कर्म क्षेत्र है, वहाँ का निवासी हूँ, वहीं मेरा व्यापार था, वहीं पूरा मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र मेरा कर्म क्षेत्र है। तो कोशिश करूँगा कि जितनी जनता की सेवा हो वो कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे, और संगठन को जिम्मेदारी देनी है, उनको तय करना है क्या आगे क्या भूमिका है। चलिए, आपको बहुत शुभकामनाएं भविष्य के लिए कि जो भी फैसला लिया जाता होगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि विप्र बोर्ड कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष आप बने हैं, जिम्मेदारियां बहुत सारी हैं, और जिस तरह से आपने कहा भी कितने कम वक्त में बहुत कुछ किया है, आगे बहुत कुछ करना है, तो इस समाज के उत्थान के लिए आप ऐसे ही बड़े अहम फैसले लेते रहे। बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए। और चलिए, इसी के साथ शख्सियत में आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी नई शख्सियत के साथ। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।